नमस्कार, मैं हूं शिवालिका और आप देख रहे हैं बंसल न्यूज की खास पेशकश आयुष्मान। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार हम अलग अलग स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास चर्चा करते हैं और आपको वो सभी जानकारी देते हैं जो आपके लिए जरूरी है। और इस कड़ी में आज हमारे साथ है डॉक्टर संजय रावत। डॉक्टर संजय शाल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इंदौर के कंसल्टेंट जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन है। डॉक्टर संजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है आयुष्मान में और बंसल न्यूज पर। तो आयुष्मान में आज हम बात करेंगे आर्थराइटिस के बारे में। आज के समय में ये देखा जा रहा है कि आर्थराइटिस की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और अब ऐसे में हम जानेंगे कि आर्थराइटिस कैसे होता है, आर्थराइटिस क्या होता है, साथ ही इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल में कैसे सुधार किया जा सकता है। तो आर्थराइटिस की समस्या से कैसे बचा जा सकता है, ये भी हम डॉक्टर संजय से आज जानेंगे। अगर आप भी इस बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, आपके मन में कोई भी सवाल है, तो हमारी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, उसे आप नोट डाउन करके रख लीजिए और कार्यक्रम खत्म होने के बाद आप डॉक्टर से संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर संजय, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आर्थराइटिस एज अ डिसीज क्या है और इस आर्थराइटिस डिसीज जब किसी को हो जाता है तो वो पता कैसे चलता है? नमस्कार। आर्थराइटिस एक उम्र के हिसाब से होने वाले चेंजेस है जो उम्र के साथ में सबको होता है। इसमें होता क्या है कि आपका जो जॉइंट होता है उसका जो कार्टिलेज होता है उसमें धीरे धीरे उम्र के हिसाब से घसावा होता है, जिसके साथ में जॉइंट का जो फ्लूइड होता है वो कम होने लगता है, जॉइंट का स्पेस कम होने लगता है, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत सारी समस्याएं होती है। ये उम्र के हिसाब से होने वाले चेंजेस है जो उम्र के साथ होता है और ज़्यादातर फीमेल पेशेंट में अर्ली स्टेज में होता है, अर्ली एज में होता है, मेल पेशेंट में थोड़ा लेटर स्टेज में होता है। अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करते हैं तो ये बहुत बड़ी समस्या है वर्ल्ड वाइड, जिसमें अगर हम कुछ छोटा सा अगर हम आंकड़ा देखते हैं तो उसमें 2020 का अगर हम आंकड़ा देखते हैं वर्ल्ड वाइड तो ये लगभग 60 करोड़ के आसपास पेशेंट में ये डायग्नोस हुआ है और उसको ट्रीट किया गया है। और आने वाले समय की बात करते हैं हम, अगर 2050 तक का हम एस्टिमेट अगर हम देखते हैं तो लगभग 1 अरब के आसपास वर्ल्ड वाइड आर्थराइटिस के पेशेंट इतने होंगे हमारे पास। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में लगभग 1990 की अगर हम बात करते हैं आंकड़ा देखते हैं तो उस समय हमारे पास लगभग 2 करोड़ 34 लाख के आसपास का कुछ आंकड़ा हमारे पास आर्थराइटिस का है जो पेशेंट को पाया गया है। 2020 में यही आंकड़ा बढ़कर हमारा 6 करोड़ लगभग 6 करोड़ के आसपास था। तो ये बहुत बड़ी वैश्विक समस्या है और उम्र के हिसाब से होने वाले चेंजेस है, जिसके बारे में हम और बहुत सारी चीज़ें आगे हम बात करेंगे। बिल्कुल डॉक्टर संजय, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कौन से वो शुरुआती लक्षण हैं जो अक्सर लोगों में देखे जाते हैं आर्थराइटिस के और इसे कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है? कौन से वो टेस्ट होते हैं जिससे इंसान पता कर पाए कि वो आर्थराइटिस से गुजर रहा है? आर्थराइटिस में सबसे पहला जो सिम्टम होता है जो हमारे पास पेशेंट होते हैं उसमें चलने फिरने में समस्या। जो पेशेंट लंबी समय तक पहले चल सकता था वो उनका वॉकिंग डिस्टेंस कम हो जाना, उठने बैठने में समस्या, आलती पालती लगाने में समस्या होना, खासकर सीढ़ी चढ़ने उतरने में समस्या होता है और इंडियन टॉयलेट यूज करना, ये सब चीज़ों में पेशेंट का जो लाइफ स्टाइल है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। लेटर स्टेज में पेशेंट अगर एडवांस स्टेज में होता है तो उसमें आपका वॉकिंग गेट बदल जाता, पेशेंट लचक के चलने लगता है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो बेड रिडन हो जाते हैं या फिर व्हील चेयर या फिर सपोर्ट का जरूरत पड़ता है। नॉर्मली हम लोग सिम्टम के हिसाब से भी हम डायग्नोस करते हैं और कुछ बेसिक चीज़ें होती है, जैसे आर्थराइटिस को देखने के लिए हमारे बहुत बड़ी चीज़ों की बड़ी जांचों की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें हम क्लिनिकल सिम्टम्स के आधार पर एक बेसिक छोटा सा एक्सरे होता है, बेसिक एक्सरे के आधार पे हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं। इसके लिए बहुत बड़ी जांचों की एमआरआई और सीटी स्कैन बड़ी जांचों की जनरली हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। जी डॉक्टर, अक्सर हम देखते हैं कि टेस्ट में आरए फैक्टर भी कभी कभी हमें डॉक्टर सजेस्ट करते हैं आर्थराइटिस के अगर सिम्टम्स दिखाई देते, तो आरए फैक्टर के बारे में भी हमें समझाइएगा और वो कौन सी टेस्ट होती हैं जो एक पेशेंट को अगर आर्थराइटिस का डाउट है तो करवानी चाहिए।
आर्थराइटिस के अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे आपका रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया है, उसमें हमें आरए फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। और रिमेटॉइड आर्थराइटिस में आरए फैक्टर की ज़रूरत होती है और कुछ बड़ी महंगी जांचों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो जॉइंट के जो आर्थराइटिस होती है, खासकर घुटने का जो आर्थराइटिस होता है, उसके लिए हमें बड़ी जांचों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जी डॉक्टर संजय, हम जानना चाहेंगे कि अर्थराइटिस के कितने टाइप होते हैं, साथ ही वो कौन सी मिनिमम एज है जिससे अर्थराइटिस हो सकता है। इसमें आर्थराइटिस अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे गठिया रोग हो गया है, जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। बच्चों का आर्थराइटिस हो गया है, गाउटी आर्थराइटिस हो गया है, घुटने का आर्थराइटिस हो गया है, और आपका कोले का आर्थराइटिस हो गया है। ये अलग अलग टाइप के आर्थराइटिस है। सबको जांच करने के लिए अलग अलग टाइप के एक्सरे होते हैं, कुछ खून की जांचें होती, उसकी ज़रूरत होती हमें। और स्टेज वाइज जो भी हमें स्टेज डिटेक्ट होती है, उसके आधार पर हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। जी डॉक्टर, हमें बताइएगा कि अर्थराइटिस को शुरुआती दौर में ही अगर रोकना है, किसी को अगर फर्स्ट स्टेज में ही अर्थराइटिस का पता चल गया है, टेस्ट में अगर वो पॉजिटिव आ गए हैं, तो वो अर्थराइटिस के स्टेज को आगे बढ़ाने से कैसे बचे? साथ ही यदि किसी पेशेंट को अर्थराइटिस नहीं है तो वो अर्थराइटिस होने से कैसे बचे? हाँ, ये अच्छा सवाल है। इसमें अगर शुरुआती दौर में किसी को आर्थराइटिस डायग्नोस होता है, या फिर हम ये सोचते हैं कि हम आर्थराइटिस मुझे नहीं है, लेकिन आर्थराइटिस होने से कैसे बचा जा सकता है, इसके लिए दो तीन चीज़ें मैं इसमें बताना चाहूँगा, जो जिनको आर्थराइटिस है उनके लिए भी, और जिनको नहीं हुआ है या फिर होने वाला है, होने वाली स्टेज में आने वाले हम। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपका बैलेंस डाइट होता है, जिसमें आपका प्रोटीन डाइट लेना होता है। कुछ फिजिकल थेरेपी होती है, जो हम मसल आसपास के जो घुटने हैं, मसल है, हिप जॉइंट के आसपास का जो मसल है, उसको स्ट्रेंथन करके रखते हैं। फिजियोथेरेपी होती है, वो करके रखते हैं। बैलेंस डाइट है, लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज है, व्यायाम है, कसरत है, साइकिलिंग है। ये सब चीज़ें करके हम मसल को स्ट्रेंथ करके हम आर्थराइटिस को होने से रोक सकते हैं। और उसके जो अगर किसी को अर्ली स्टेज में अगर डायग्नोस हुआ, तो उसको बढ़ने की स्पीड को हम स्लो कर सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं। जी डॉक्टर, तो ये कहा जाए कि बैलेंस डाइट, फिजियोथेरेपी और फिजिकल एक्सरसाइज से हम अर्थराइटिस से बच सकते हैं, और अर्थराइटिस अगर अर्ली स्टेज में है तो उसे आगे बढ़ाने से बच सकते हैं। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या अर्थराइटिस का आखिरी इलाज ऑपरेशन ही है? क्योंकि अक्सर पेशेंट्स के मन में ये डर बैठ जाता है, जब उन्हें अर्थराइटिस उनका पॉजिटिव निकलता है तो अब ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा, तो अक्सर इस डर से वो लोग डॉक्टर को कंसल्ट ही नहीं करते हैं। अच्छा, हाँ, ये देखिए, इसका फाइनल ट्रीटमेंट जो है वो ऑपरेशन ही होता है, जिसमें हम जैसे हिप का आर्थराइटिस है तो उसमें टोटल हिप रिप्लेसमेंट होता है, सर्जरी जो हमें करना होता है। अगर नी के आर्थराइटिस है तो उसमें हमें 3 कंपार्टमेंट होते हैं, उसमें हमें देखना होता है कि आपके कितने कंपार्टमेंट इन्वॉल्व है। अगर तीनों कंपार्टमेंट इन्वॉल्व है तो उसमें हम टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की एडवाइस पेशेंट को देते हैं और करते हैं। अगर हमारा आधा घुटना जो अंदर साइड का पार्ट है, जिसको मीडियल कंपार्टमेंट कहते हैं, अगर वहाँ पे आर्थराइटिस है तो उसके कुछ इंडिकेशन से उसके आधार पे हम आधा घुटना बदलने की सर्जरी भी करते हैं। जी डॉक्टर, तो ये कहा जा सकता है कि अर्थराइटिस का आखिरी इलाज, अगर वो आखिरी स्टेज पर पहुंच गया है तो ऑपरेशन के अलावा कोई इलाज नहीं है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अत्याधुनिक तरीके से जो हमारे घुटने का ट्रांसप्लांट होता है, या फिर आंशिक ट्रांसप्लांट जिसे कहा जा सकता है, इसके बारे में भी मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों को बताएं कि टक्सप्लास्टी जो एक टर्म होती है, ये हमने सुनी है, लेकिन इसके बारे में मैं चाहती हूँ कि आप दर्शकों को बताएं। जो हम आर्थराइटिस का जो नी रिप्लेसमेंट की अगर बात करते हैं, नी रिप्लेसमेंट हम जीरो टेक्निक से करते हैं, जो हमारे सेल्बी हॉस्पिटल का इनोवेशन है। और जीरो टेक्निक का अर्थ ये होता है, मतलब ये होता है कि उसमें बहुत ही छोटा चीरा होता है, जिससे ब्लड लॉस काफ़ी कम होता है, जिससे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत काफ़ी कम पड़ती है हमें। जिससे दूसरा ये है कि छोटा इंसिजन लगने से आपका ब्लड लॉस तो कम होता ही है, सॉफ्ट टिश्यू डैमेज कम होता है, जिससे आपका हीलिंग बहुत फास्ट होता है। तीसरी बात ये बताना चाहूँगा कि इसमें हम ऑपरेशन के कुछ ही घंटे बाद पेशेंट को चलना फिरना,
स्टार्ट कर देते हैं। ऑपरेशन के 5-6 घंटे बाद हम पेशेंट को मोबिलाइज कर देते हैं। ये हम नी रिप्लेसमेंट की बात की है। अभी दूसरा ये कि ये टोटल नी रिप्लेसमेंट हो गया है। अगर हम टक्स प्लास्टी की बात करते हैं, टक्स प्लास्टी एक बहुत ही एडवांस यूनिकोंडाइलर नी रिप्लेसमेंट जिसको हम कहते हैं, जिसमें हम पेशेंट को क्राइटेरिया के हिसाब से, क्राइटेरिया ये होते हैं कि आधा घुटना बदलने का जो क्राइटेरिया है वो एक अर्ली स्टेज में होता है या फिर बहुत ओल्ड एज है, उनका आधा घुटना खराब है, जिससे अब फ्यूचर में हम आधा घुटना हम कंजोर कर सकते हैं और उनमें लिगामेंट इंटेक्ट है तो हम उसमें क्राइटेरिया में लेके हम आधा घुटना बदलते हैं। आधा घुटना बदलने से पेशेंट को आधा घुटना नेचुरल होता है और उसमें बहुत ही छोटा चीरा होता है। टोटल नी रिप्लेसमेंट के कंपैरिजन में भी काफ़ी छोटा चीरा होता है। पेशेंट डे केयर सर्जरी जैसा भी हम प्लान कर सकते हैं। 2 दिन का हॉस्पिटल स्टे होता है और पेशेंट को दूसरे तीसरे दिन हम छुट्टी करके घर भेज सकते हैं। ये जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है बड़े लेवल पे हम लोग करते हैं और जिनको ज़रूरत है तो कंप्रोमाइज़ करके, मेरा एक एडवाइस है कि जिनको अगर एडवांस आर्थराइटिस है तो वो अपना लाइफ स्टाइल चेंज करके अपना जो डर है उसको हटा के आपका नी रिप्लेसमेंट सर्जरी आपको प्लान करना चाहिए, जिससे आप ऑपरेशन के बाद सारा आपका जो भी डेली रूटीन एक्टिविटी, चलना फिरना, उठना बैठना, आलती पालती लगाना, सीढ़ी चढ़ना उतरना, ये सारे काम आप जैसे आर्थराइटिस के पहले जो सारे काम करते थे वो सारे काम आप कर सकते हो। तो इसमें डरने से काम नहीं चलेगा, मतलब डरना नहीं चाहिए। और छोटा सा आज एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हम ऑपरेशन करते हैं तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत है। बिल्कुल सेफ सर्जरी है और ये आप जिसको भी ये समस्या है उसको इसके सर्जरी के बारे में ज़्यादा लेट न करते हुए सर्जरी का, अब जैसे आपका डॉक्टर अगर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एडवाइस करते हैं तो आपको सर्जरी पे जाना चाहिए। वो भले टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हो या फिर यूनिकोंडाइलर नी रिप्लेसमेंट हो, आधा घुटना बदलना है, डॉक्टर आपको क्लिनिकल एग्जामिनेशंस के हिसाब से आपको एडवाइस करता है। डॉक्टर के सजेशंस के अकॉर्डिंग आपको बिना डरे सर्जरी के बारे में सोचना चाहिए। जितना जल्दी हम डिले करते हैं इससे क्या है कि आपका गेट बदल जाता है, चलने की स्टाइल बदल जाती है, जो जिससे आपका कमर में लचक आना होता है। कमर लचक आने से आपके कमर में दर्द चालू हो सकता है। तो ये सेफ सर्जरी है, तो इसके बारे में ज़्यादा मतलब डरने से अच्छा है कि हम सर्जरी कर लें। इसमें आपका जैसे जनरली जैसे मैंने अभी बताया है कि फीमेल में अर्ली स्टेज में होता है। दूसरा आपका अगर 55 के आसपास है तो आपका चलना फिरना जरूरी होता है। चलने फिरने के लिए आपका जो जॉइंट है, लेग है, वो सारे जॉइंट आपके एक्टिव होने चाहिए, जो आपके हार्ट के लिए, लंग्स के लिए ये ज़रूरी होता है ओल्ड एज में चलना। तो आपको बिना सोचे समझे और ज़्यादा डिले किए बिना आपको सर्जरी के बारे में सर्जन के अकॉर्डिंग, आपको सजेशन के अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जी डॉक्टर, तो ये कहा जा सकता है जो भी हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, अगर आप भी आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं तो डॉक्टर ने जितनी भी सलाह दी आप बिल्कुल मानिएगा। ऑपरेशन से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर कोई आर्थराइटिस पेशेंट है, वो बार बार हॉस्पिटल नहीं जा पा रहा है फिजियोथेरेपी के लिए, तो वो घर पर ही अपने दर्द से राहत पाने के लिए क्या चीज़ें कर सकता है? हाँ, घर में अगर आप घर नहीं हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं या फिर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे फिजियोथेरेपी की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो घुटने की जो कसरत होती है आसपास की मसल की, वो कसरत करके आप घर पे अपने जॉइंट को कुछ समय के लिए, जब तक आप प्रिपेयर नहीं होते हैं तब तक आप अपने जॉइंट पेन को थोड़ा सा मसल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि आपका जो जॉइंट मोबिलिटी है वो बनी रहे। इसके लिए आपको जैसे मैंने बताया है कि बैलेंस डाइट होना चाहिए, प्रोटीन डाइट होनी चाहिए, कैल्शियम, विटामिन D3 और ये सब चीज़ें की डिफिशियंसी नहीं होनी चाहिए, जो आप नेचुरल डाइट के साथ भी ले सकते हैं। जैसे कर्ड हुआ, अखरोट हुआ, बादाम हुआ और कुछ सप्लीमेंट है, वो लेके आप आपकी बोन को मजबूत करके थोड़ा पेन में राहत ले सकते हैं। उसके साथ कसरत ज़रूरी है लेकिन।
जी, तो बेसिकली जो भी अर्थराइटिस पेशेंट्स हैं उन्हें एक्सरसाइज करना और अपनी बॉडी को एक मूवमेंट में बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ज़्यादातर पेशेंट्स जो देखे जाते हैं वो यूरिक एसिड जो होता है वो बढ़ने की वजह से अर्थराइटिस होने का कारण पता चलता है, लेकिन क्या इसके अलावा कोई और भी कारण है जिसकी वजह से किसी को अर्थराइटिस हो सकता है? हाँ, आर्थराइटिस अगर देखा जाए तो ऑटो इम्यून आर्थराइटिस होता है, जो रिमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, जुवेनाइल आर्थराइटिस होता है। सबके अपने अपने अलग रीजन है, जो उस रीजन से हो सकते हैं। रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, जैसे आपने पूछा है कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है, तो गाउटी आर्थराइटिस होता है, जिसमें आपका जो यूरिक एसिड है वो छोटे छोटे जॉइंट होते हैं, वहाँ पे पहले स्टार्ट होना, डिपॉजिट होना चालू होता है, क्रिस्टल्स जो होते हैं। और अर्ली सिम्टम में अगर हम यूरिक एसिड की आपने बात की है, तो अगर वो डिपॉजिट होता है स्मॉल जॉइंट में, सबसे पहले हमें सिम्टम्स मिलते हैं, जैसे सुबह अकड़न होना, जॉइंट में स्वेलिंग आना, टेंडरनेस होना, दबाने पे दर्द होना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं, जिसको हम डॉक्टर के अकॉर्डिंग यूरिक एसिड की जांच करके, अगर आपका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो यूरिक एसिड को कम करने की जो दवाइयाँ हैं वो चालू करते हैं, कसरत चालू करते हैं, जो सप्लीमेंट होते हैं वो चालू करते हैं। और अगर आपका लेवल यूरिक एसिड का लेवल नॉर्मल है या फिर थोड़ा हायर लेवल पे है, तो उसको हम डाइट और वाटर इनटेक और ये लेके बढ़ा के हम थोड़ा सा मतलब कर सकते हैं। अर्ली स्टेज में अगर लेवल नॉर्मल है या फिर नॉर्मल से थोड़ा सा अपर लेवल पे है, तो हम उसको लाइफ स्टाइल चेंज है, बैलेंस डाइट की से हम उसको ठीक कर सकते हैं। जी डॉक्टर, मैं जानना चाहूँगी कि अब सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत इजीली इन्फॉर्मेशन सभी के लिए एक्सेसिबल होती है। ऐसे में मोबाइल पर अक्सर होम रेमेडीज़ की जानकारी आती है कि मेथी का इस्तेमाल कीजिए, लहसुन का इस्तेमाल कीजिए, अजवाइन का इस्तेमाल कीजिए। तो ये सारी होम रेमेडीज़ क्या यूज़फुल होती हैं और क्या पेशेंट्स को करनी चाहिए? देखिए, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन हम आप डॉक्टर हैं, हम मेडिकल के हिसाब से ट्रीट करते हैं। ये हम एडवाइस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हमारे पूर्वजों में उस समय जो टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस समय ये सारी चीज़ें होती थी। हो सकता हो अच्छा काम करती हो, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा कहना उचित नहीं है। तो बेसिकली डॉक्टर संजय की यदि हम माने तो आप होम रेमेडीज यदि कर रहे हैं, लेकिन आप डॉक्टर के भी सानिध्य में रहिए, डॉक्टर से रेगुलर फॉलोअप लेते रहिए। डॉक्टर संजय, मैं जानना चाहूंगी कि यदि किसी अर्थराइटिस पेशेंट का ऑपरेशन हो चुका है तो उसके बाद उसे क्या क्या सावधानी बरतनी होती है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। इसमें ऑपरेशन के बाद बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत नहीं होती है। जो पेशेंट आर्थराइटिस या ऑपरेशन के पहले जो सारे काम करते हैं, वो सारे काम कर सकते हैं। आप लंबा चल सकते हो, घूम फिर सकते हो, लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं, सीढ़ी चढ़ना उतरना, सारे काम कर सकते हैं ये। लेकिन क्या नहीं करना होता है, उसमें जनरली जो अनइवन सरफेस है उस पे चलना थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज थोड़ी अवॉइड करना चाहिए, जंपिंग थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, और रेगुलर बेसिस पे ज़मीन पे बैठना थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, जिससे आपके जॉइंट की जो लाइफ होती है वो लंबी बनी रहे। ये बेसिक चीज़ें हैं, बाकी सारे काम पेशेंट ऑपरेशन के बाद कर सकता है। जी, तो अर्थराइटिस पेशेंट अगर आप हैं तो ऑपरेशन के बाद भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि डॉक्टर संजय ने बताया कि आप वो सभी काम कर सकते हैं जो आप एक नॉर्मल इंसान करता है जिसे अर्थराइटिस नहीं है। बस कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान हमें सबसे ज़्यादा रखना होता है। डॉक्टर संजय, हमें बताइएगा कि शाल्बी मल्टी स्पेशलिटी में स्पेशलिटी हॉस्पिटल में किस तरह से एक अर्थराइटिस पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है, कहाँ से शुरुआत होती है और कैसे रेगुलर फॉलोअप दिया जाता है? फर्स्ट ऑफ ये कहना चाहूँगा कि आर्थराइटिस हमारे जो शाल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा चेन है। ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारे अलग अलग सेंटर्स बने हैं, अलग अलग सिटीज़ में, और रेगुलर बेसिस पे हम लोग नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी है, वो हम लोग करते हैं, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट के साथ करते हैं। पेशेंट का सेटिस्फेक्शन स्कोर जो है काफ़ी अच्छा है। और इसमें सबसे पहले हम पेशेंट आता है उसको पूरी स्क्रीनिंग करते हैं, सारा एक्सरे है, कुछ खून की जांच की ज़रूरत होती है, पूरी प्रॉपर काउंसलिंग होती है,
उसके बाद हम पेशेंट को सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं। जिनको ज़रूरत नहीं होती है उनको एक्सरसाइज का बोलते हैं और क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है। अगर बहुत ओबीस पेशेंट है या फिर कोई ज़्यादा वजन है, उसको अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस होता है तो हम वेट रिडक्शन के लिए काउंसलिंग करते हैं। जो पेशेंट के लिए बेस्ट होता है वो हम काउंसलिंग करते हैं। और अगर कोई पेशेंट लेटर स्टेज में आते हैं जिनको एडवांस आर्थराइटिस है तो उनको प्रॉपर काउंसलिंग के साथ में हम मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर है हमारे, जो उसमें हम सर्जरी करते हैं। जी डॉक्टर, मेरे मन में एक और सवाल अब जागृत हो गया है। आपने जैसे इसका जवाब दिया कि जो ओबेसिटी से गुजर रहे जो पेशेंट्स होते हैं अक्सर अर्थराइटिस के, क्या उनको इसकी ज़्यादा दिक्कत होती है? मतलब उन्हें क्या ज़्यादा दर्द महसूस होता है ज़्यादा वेट की वजह से? हाँ, यस, जो ओबीस पेशेंट होते हैं, जब भी हम चलते हैं 2 कदम 4 कदम 6 कदम, पूरा वजन हमारी बॉडी पे आता है, स्पाइन पे और आपके पैर पे आता है। तो पूरा वजन जो है घुटना जो होता है हमारे, उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ने से कार्टिलेज का जो वियर एंड टियर प्रोसेस होता है, जो घिसावा जिसको हम बोलते हैं, वो नॉर्मल पेशेंट के कंपैरिजन में थोड़ा अर्ली स्टेज में हो सकता है। इसलिए वेट कंट्रोल भी एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हम काउंट करते हैं इसको। जी, तो ये कहा जा सकता है कि अगर आप अर्थराइटिस पेशेंट हैं और यदि आपका वेट ज़्यादा है तो आपको वेट कंट्रोल करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि इससे आपके घुटनों में ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। डॉक्टर संजय, मैं चाहूँगी कि जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं जिनमें अर्थराइटिस पेशेंट्स यदि हैं तो उनके लिए भी आप कुछ खास संदेश दें। जिनको आर्थराइटिस है, एडवांस आर्थराइटिस है, वो बिना डरे आप अच्छे सर्जन से कंसल्ट करके आपको सर्जरी, अगर सर्जन ने एडवाइस की है तो सर्जरी के बारे में आपको सर्जरी करवानी चाहिए। डरने से ऐसा है कि आपका और भी सिम्टम्स बढ़ सकते हैं, जैसे कमर का दर्द बढ़ सकता है, आपका शुगर पेशेंट है आप तो शुगर बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर पेशेंट है आप ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में आपके जो हाइपरटेंशन के जो डॉक्टर है, शुगर के डॉक्टर है, वो सब आपको ज़्यादा से ज़्यादा चलने के लिए कहते हैं। अगर चलने के लिए अगर हमारे घुटने ठीक नहीं हैं तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, शुगर कंट्रोल करना, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है दवाई के साथ में। इसलिए आपको सही समय पे, सही जगह पे आपको इसका फाइनल ट्रीटमेंट जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है वो करवाना चाहिए। जी डॉक्टर संजय, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और अर्थराइटिस के बारे में वो सभी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की जो एक अर्थराइटिस पेशेंट के लिए और साथ ही जिन्हें अर्थराइटिस नहीं है उनके लिए भी बेहद ज़रूरी है। आपको लाइफस्टाइल में किस तरह चेंजेस करने हैं, किस तरह से आपका पूरा ट्रीटमेंट होगा और कैसे आप अर्थराइटिस को और ज़्यादा बढ़ाने से बच सकते हैं, ये सभी बातें डॉक्टर संजय ने हमारे साथ साझा की। एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संजय। तो आज की इस खास पेशकश में फिलहाल हमारे साथ इतना ही। अपडेट के लिए लगातार बने रहे बंसल न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।